राधे राधे सभी को। मैं निहार अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम 9th-10th के टॉपिक्स करेंगे एग्जाम में जो आएंगे। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे हर चैप्टर की और उसके बाद एक बड़ी वीडियो बनाऊंगी जिसमें सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी विल डिस्कस। क्लियर। सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट विल ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। कोई भी चीज जो इस जैसे आप देख सकते हो, ये पेन है, पेन का भी वेट है, ठीक है। और ये अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो ये जगह गिरेगा। आपका टेबल है, आपने बुक्स रखी हुई हैं, चेयर है, आपका फैन है, आपके कर्टन्स हैं, आपका डोर है, आपकी विंडो है, एनीथिंग जो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, मतलब स्पेस का मतलब ऑक्यूपाई करने का मतलब जो जगह गिर रही है और जिसका वेट होता है, दैट इज नोन एज द मैटर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे और पूछेंगे वेदर दीज आर मैटर और नॉट। उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, कि मैटर जो है वो किससे मिलके मिल रहा हुआ है, पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हो इसको कि ये मैटर की है, कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है वो क्या है, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले आपने गिलास लिया, ठीक है। गिलास में आप पानी लो, पानी के अंदर आप चीनी डाल दो। अगर आप चीनी को स्टीयर करोगे या नहीं भी स्टीयर करोगे, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे आपको वो चीनी नजर नहीं आएगी। नमक डालोगे तो नमक नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, वो चीनी पानी में घुल चुकी है, वो नमक पानी में घुल चुका है। तो जो हमारा जो पानी है वो किस किस से उसके अंदर क्या क्या मिक्स हो गया, पानी तो था ही, साथ में चीनी मिक्स हो गई या नमक मिक्स हो गया, ठीक है। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, मतलब मैटर जो है किससे मिलके बना हुआ है, पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, जैसे आपका नेक्स्ट है, हाउ आर दी स्मॉल पार्टिकल्स, कि ये पार्टिकल्स से तो मिलके बना हुआ है लेकिन ये हमारे पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। कैसे, जैसे आपको फर्स्ट एक्टिविटी आपकी उसमें दी हुई है कि हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक ना हमने बीकर ली, ठीक है। या मैं आपको घर का एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत कॉमन है। हम ना घर में पोछा लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बकेट ली, बकेट को मैंने हाफ फिल किया वाटर के साथ। उसमें मैंने मान लीजिए फाइव जो ढक्कन होता है ना ऊपर का, ठीक है, बॉटल का, वो 5 ढक्कन मैंने उसमें फिनाइल के डाल दिए। क्लियर। या 4 ढक्कन डाल दिए फिनाइल के। अब मैंने क्या किया, उसको अच्छे से स्टीयर किया। अब फिर मैंने क्या किया, एक और बकेट ली, उसमें मैंने उस पानी फिल किया हुआ था उस बकेट में भी, ठीक है। सपोज ये मैंने पहले बकेट ली थी, इसको मैंने पानी से फिल किया हुआ था, इसमें मैंने 4 ढक्कन फिनाइल के डाले। अब मैंने दूसरी बकेट ली, इसमें भी पानी फिल किया हुआ है और इसमें से मैंने 2 चम्मच या क्या लीजिए कि 2 मग पानी के इसमें से इसमें डाल दिए, ठीक है। फिर मैंने एक थर्ड ली बकेट, उसमें मैंने इसमें से इसमें डाल दिया। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा फिनाइल की स्मेल किसमें होगी, इसमें होगी, क्योंकि इसमें फिनाइल की क्वांटिटी ज्यादा है। फिर जैसे जैसे हम इसको ऐड करते चले जाएंगे, फिनाइल की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी तो उसकी स्मेल भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो जो मैटर है हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो जो आपकी बुक में गिवन है, कि हमने एक बिकर लिया 100 ml का, उसमें हमने पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया, ठीक है। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 हमने उसमें डाला। तो जो हमारा पोटाशियम परमैंगनेट होता है बच्चों, वो पिंक कलर या उसको आप कह सकते हो हल्का सा वॉयलेट कलर का उसको वो कर देगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये बिकर था मेरा, इस बिकर में मैंने 100 ml वाटर लिया, इसमें मैंने 4 स्पून या कह लीजिए कि वही 4 ढक्कन किसके डाल दिए, पोटाशियम परमैंगनेट के डाल दिए, ठीक है। फिर इसमें से मैंने पानी लिया, इसका डार्क पिंक कलर था, ठीक है। इसमें से मैंने इसमें डाल दिया, फिर इसमें से मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है, इसको मैंने इसमें ऐड किया। तो क्या मुझे बताइए, जितना डार्क कलर इस बिकर में थे, क्या इतना ही डार्क कलर इस बिकर का भी होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी डिवाइड हो गई है, इसमें हमने थोड़ा डाला, इसमें और थोड़ा हो गया, तो लाइट होता चला जाएगा। मतलब हमारा जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनाता है। अब आता है स्टूडेंट्स आपका, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस होता है। कैसे, अब जैसे मैं आपको एक्टिविटी बताती हूँ कि पार्टिकल्स के मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने क्या किया, डिटॉल को घोल दिया, पोटाशियम परमैंगनेट को घोल दिया। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि हमने क्या किया, पानी लिया, पानी में मैंने सपोज मैंने ना नींबू पानी बनाना है, मैंने नींबू पानी बनाया, लेमन शेक। तो मैंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उसमें आधा नींबू डाल दिया,
थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाली, 1 चम्मच चीनी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। जब आपने इसको स्टीयर किया तो आप मुझे बताइए कि क्या थोड़ी देर के बाद आपको वो सब चीज़ें नजर आती हैं? चीनी, नमक, काली मिर्च, नींबू सब आपको अलग अलग नजर आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो सारा उसमें क्या हो गया? मिक्स हो गया। और मिक्स होके तो गया कहाँ? इसका मतलब जो पानी के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, और वो सब चीजें कहाँ चली गई? उस स्पेस में घुल गई, डिसॉल्व हो गई, एंड वी विल गेट द नींबू पानी। क्लियर? सो दैट इज द पार्टिकल्स हैव द स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कैसे? जैसे हम घर में स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं ना, कहीं से पास हो रहे होते हैं, और जब हम किसी के घर के बाहर से पास हो रहे होते हैं तो वहाँ पे ना स्मेल आ रही होती है सब्जी बने की। मान लो मैंने गोभी बनाई आज, ठीक है, आप मेरे घर के बाहर से पास हुए तो आपको वाओ कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है ना, इनके घर में कुछ अच्छा बन रहा है, मतलब आज इनके घर में कुछ अच्छी सब्जी बन रही है, जैसे कड़ी बन रही होगी, राजमा बन रही होगी, आपको स्मेल आ जाएगी। वो कैसे हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स, हमने जो सब्जी रखी हुई है गैस के ऊपर, उसको नीचे से क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। हीट मिल रही है तो जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है तो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ डिफ्यूज हो रहे हैं? एयर में डिफ्यूज हो रहे हैं, और उससे वो स्मेल दूर तक जा रही है। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे हम घर के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल दूर तक जाती है ना, थोड़ा दूर तक, तो वो भी क्या होता है कि जो अगरबत्ती की जो स्मेल है वो वहाँ पार्टिकल्स जो होते हैं एयर के, उनके साथ डिफ्यूज हो जाती है और इट विल कम टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि पार्टिकल्स जो मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जो पार्टिकल स्पेस के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है, दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन। अब आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे को? जैसे हमने कहा कि जैसे आपकी बुक में एक्टिविटी दिखाई हुई है कि 5 to 6 गर्ल्स हैं, उन्होंने आपस में वो कोई डांस कर रही है, पीछे से एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, तो उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट मीन्स दे हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, तो वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे हमने कहा कि पानी के पार्टिकल्स हैं या कोई सॉलिड चीज है, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, अगर इस पेन के पार्टिकल्स को क्या मैं अलग कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर इस पेन को मैं नीचे गिरा दूँ, ठीक है, तो क्या ये फैल जाएगा? नहीं फैलेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन एक लिक्विड होता है, जैसे आपके घर में पानी है, अगर पानी आपसे गलती से गिर जाए तो वो फैल जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है, और गैसेस के केस में और भी कम होती है, तो वो और ज्यादा फैल जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी प्रॉपर्टीज, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब स्टूडेंट्स आपका आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो आपका मैटर है स्टूडेंट्स, दैट इज आर ऑफ 3 टाइप। वो आपका 3 टाइप है, दैट इज वन इज सॉलिड, अदर इज लिक्विड एंड अदर वन इज गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जैसे आपका एग्जांपल है चौक, ठीक है, टेबल, चेयर, फैन, ये पेन, बुक, नोटबुक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में क्या है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं, ठीक है, पास है, मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है सॉलिड के केस में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो मूव नहीं कर रहे हैं इधर उधर, थोड़ी भाग रहा है सॉलिड। ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, स्पेस भी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम होगा। मतलब उनकी पैकिंग कैसी होती है? लाइक दिस, बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं, स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, अब ये सॉलिड है, ये पेन है ना, अगर मैं ये इंडिया में है या मैं कहीं भी हूँ, मान लीजिए मैं हिमाचल में, तो इसकी शेप क्या हरियाणा में जाके अलग हो जाएगी? या अगर मैं हरियाणा में हूँ तो इसकी शेप क्या पंजाब जाके अलग हो जाएगी या दिल्ली जाके अलग हो जाएगी? नहीं। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप क्या रहती है? डेफिनेट। जैसी शेप यहाँ है वही शेप कहीं और भी होगी। ठीक है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट मास है, इसका मास भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो सॉलिड्स होते हैं, मैंने आपको क्या क्या बता दिया? डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, स्पेस पार्टिकल्स के बीच में कम होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कंप्रेसिबल नहीं होते। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये आता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कहते हैं कि सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं है, लेकिन अगर सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं है तो जो सोफा होता है, सोफा आपका स्पंजी होता है ना, तो वो भी तो सॉलिड है, लेकिन हम उसके ऊपर बैठते हैं तो वो दब कैसे जाता है? क्यों? क्योंकि जो स्पंज होता है, स्पंज में आप कभी ध्यान से देखना, उसके ऊपर उसके में छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे स्पेस होते हैं, और उन स्पेस में क्या चली जाती है? गैस फिल हो जाती है। ठीक है, एयर फिल हो जाती है, और जैसे ही हम उस स्पंज के ऊपर बैठते हैं वो एयर एकदम से बाहर निकलती है, तो दैट इज कंप्रेसिबल। क्लियर? उसके बाद आपका आ सकता है इसमें
लिक्विड का केस, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे आप कभी मार्केट में जाते होंगे दूध लेने के लिए, आप किसी आंटी के पास गए या किसी डेयरी पे गए, आपने कहा कि हमें 2 किलो दूध चाहिए, ठीक है, आप भी 2 किलो दूध ले रहे हो, कोई और आंटी है वो भी 2 किलो दूध ले रही है, तो आपने तो डलवाया जग में, उन्होंने डलवाया किसी और कंटेनर में, तो आपने देखा कि उनका भी 2 लीटर है और आपका भी 2 लीटर है, क्या लेकिन दोनों की शेप सेम है ना, तो लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, और लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जब आप उस 2 लीटर दूध को लेके घर आओगे तो क्या 2 लीटर का 1 लीटर हो जाएगा? जब आप उसको पतीले में डाल दोगे 2 लीटर से 1.5 लीटर या 2.5 लीटर हो जाएगा? नहीं रहेगा, तो 2 लीटर ही, तो शेप चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम विल बी सेम। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स, जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लिक्विड फ्लो कैसे करता है, सॉलिड तो फ्लो नहीं करता, लेकिन लिक्विड अगर पानी गिर जाए, दूध गिर जाए तो वो बहने लग जाता है। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, स्पेस भी ज्यादा है थोड़ा एज कंपेयर टू सॉलिड, और काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, फ्लो करते हैं वो, डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, कंप्रेसिबल थोड़े से हैं। ठीक है, उसके बाद है गैसेस। गैसेस के केस में ना बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं हम उनको, कंप्रेसिबल है। ठीक है, डेफिनेट शेप नहीं है। हाइड्रोजन की गैस है, अगर आप उसको, कोई गैस है अगर आप उसको किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, तो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है। डेफिनेट वॉल्यूम कैसे नहीं है? गुब्बारा है, गुब्बारे में डाला तो गुब्बारे की शेप ले ली, उसी गुब्बारे को अगर मैंने फोड़ दिया तो कमरे में चला गया तो सारी गैस कमरे में फैल जाएगी। क्लियर? तो डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बहुत जाता है पार्टिकल्स की वजह से, इसी वजह से डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में डिफरेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है एक एलपीजी और एक सीएनजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सुना है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो सुनिए, लेकिन सॉलिड सुना है? सॉलिड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, प्रेशर अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर तक कम कर दूं तो इट विल कन्वर्ट इनटू द गैसेस। अब कैसे हम क्वेश्चन ये भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम केल्विन को सेल्सियस, सेल्सियस को आपको पता है टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन एंड सेल्सियस, तो केल्विन को सेल्सियस, सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 273 से। कैसे? अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, उसको आपने केल्विन में चेंज करना है तो 273 को प्लस कर दीजिए। अगर आपका केल्विन से सेल्सियस है तो 2 माइनस कर दीजिए 273। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो प्लस करेंगे, और उसका रिवर्स किस में हो जाएगा अगर आपने केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट को आप कैसे चेंज कर सकते हो? सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ होती है, बर्फ सॉलिड होती है ना, फ्रीजर में होती है, तो बाहर रख देते हैं तो उसको हीट मिलती है। ठीक है, हीट मिलेगी एनवायरनमेंट की, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड के। उसको थोड़ा गैस पे रखिए, आप गर्म कीजिए तो इट विल चेंज इनटू गैसेस। ठीक है, फिर गैसेस को आपने देखा होगा कि जब हम पानी बॉईल करते हैं किसी भी बीकर में, किसी भी कंटेनर में, उसके ऊपर जब हम उसको कवर कर देते हैं, ठीक है, तो वो जब ठंडा हो जाता है तो प्लेट के ऊपर ना चारों तरफ पानी जमा होता है। ठीक है, तो वो क्या है? गैस किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और लिक्विड से फिर आप उसको कर फ्रिज में रखोगे, दैट विल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। ठीक है, लेकिन जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे, जब आपकी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसको हम हीट कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी हम उसको हीट कर रहे हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको ठंडा कर रहे हैं, और लिक्विड से फिर से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो हम उसको ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स कि इस प्रोसेस को बोलते क्या है? जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, क्योंकि वो टूट रहा है। ठीक है, फिर जब लिक्विड से वो वेपर्स में चेंज हो रहा है वेपोराइजेशन बोलेंगे। फिर से वो गैस से लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। क्लियर? और जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है देन अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो कंडेंसेशन। ठीक है, अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे?
डिपोजिशन। और अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से गैस। जैसे आपने देखा होगा पूजा करते हैं ना घर में, तो हम कपूर जलाते हैं, ठीक है, तो कपूर क्या होता है कुछ टाइम के बाद अपने आप ही उड़ जाता है, लेकिन क्या नीचे कोई सब्सटेंस रह जाता है? नहीं। तो इसका मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन। आपने देखा होगा आपकी मम्मा क्या करते हैं, जब सर्दियों के कपड़े होते हैं उनको हम अंदर रखते हैं तो उनमें व्हाइट कलर की टैबलेट्स रख देते हैं गोल, ठीक है, राउंड कलर की बॉल्स होती हैं। वो भी थोड़े टाइम के बाद जब आप उन कपड़ों को निकालते हैं तो क्या वो बॉल्स आपको वापस मिलती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। दैट इज आल्सो इन द सब्लिमेशन प्रोसेस। कि नेपथलीन बॉल्स जो होती है वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू द सब्लिमेशन प्रोसेस। अब एक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन का मतलब होता है जैसे हमने इवेपोरेट होना, ठीक है, जैसे पानी है, पानी हमने फर्श पे गिरा तो आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है फर्श, है ना, तो वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। तो इवेपोरेशन का मतलब होता है सरफेस फिनोमिना। एक होता है आपका बॉइलिंग, बॉइलिंग होता है आपका बल्क फिनोमिना। आप याद कैसे करोगे कि कौन सा फिनोमिना है? देखिए बॉइलिंग में भी बी है और बल्क में भी बी है, तो बी मीन्स बॉइलिंग कैसा है? बल्क फिनोमिना है। इवेपोरेशन कैसा है? सरफेस फिनोमिना है। बल्क का मतलब जैसे ये कंटेनर है ना आपका, ये आपका बल्क है नीचे वाला, अगर ये ऊपर वाले लाइन से होगा दैट इज द सरफेस। तो जो भी इवेपोरेशन होती है वो सरफेस फिनोमिना है, मतलब सरफेस से होगी, और जो बॉइलिंग होती है वो हमेशा बल्क से होती है। क्लियर? उसके बाद आता है कि जो इवेपोरेशन है किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपने देखा होगा गर्मियों में जब हम कपड़े डालते हैं छत पे तो वो एकदम से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, तो पानी फटाफट इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी होती है, जैसे आजकल बारिश का मौसम है, कपड़े नहीं जल्दी सूखते क्योंकि ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पे। थर्ड आपका टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया ह्यूमिडिटी, हो गया आपका, एक आपका हो गया वाइंड, कि जैसे जैसे हवा चलती है तो फटाफट चीज सूख जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी इवेपोरेशन करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो अब इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करती है? आपने देखा होगा कि जब हम ना नेल पेंट रिमूवर लगाते हैं या नेल पेंट रिमूवर आपके ऊपर गिर जाता है तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि जो नेल पेंट रिमूवर है वो जब आपके हाथ पे गिरा तो उसने आपकी हाथ की गर्मी ले ली और वो उड़ गया, और पीछे आपको कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि वाई वी शुड वियर द कॉटन क्लॉथ्स इन समर। क्यों? क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के, तो ठीक है, लाइट होते हैं, इसलिए हमें उनको गर्मियों में पहनना चाहिए। एक आपका क्वेश्चन आता है कि एक हमने लिया कि जो एसीटोन होता है या जो पेट्रोल होता है जो वो हमारे हाथ पे पड़ता है तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? मैंने भी आपको बताया वो हाथ की हीट ले लेता है, खुद तो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे आपको ठंडक मिलती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका कि आपने एक चाय का कप लिया और एक आपने चाय जो है वो किसी सॉसर में डाल दी, ठीक है, किसी प्लेट में डाल दी, तो किसमें कौन सी जल्दी ठंडी हो जाएगी? इसका इवेपोरेशन, क्योंकि जिसका सरफेस एरिया क्या है ज्यादा। इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगी। सो दिस वाज about the first chapter, a quick revision of 9th class science first chapter. If you like the video, subscribe the channel, share with others. Thank you.